नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण की इस सीरीज में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक नया भाग, और इस भाग में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताओं के बारे में। साथियों, आई बार इस टॉपिक में से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आपको कोई भी एक विशेषता दे दी जाती है और ऑप्शन में दे दिए जाते हैं देशों के नाम, और प्रश्न आ जाता है संबंधित विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। या फिर प्रश्न कई बार साथियों उल्टा भी आ जाता है, आपको दे दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है या नहीं ली गई है। तो इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे, हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक में हम हर कंसेप्ट को विस्तार से चर्चा का बिंदु नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो का जो प्रमुख उद्देश्य है वो साथियों यही है कि आपको उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करवाना हम चाहते हैं जो किसी विशेष देश से ली गई हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम लेंगे अमेरिका। तो देखिए साथियों, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान में नए नए प्रावधानों को शामिल किया। इसी कारण से भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। इसे उधार का थैला, बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। तो उधार का संविधान भारतीय संविधान का एक उपनाम है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय अलग अलग देशों से काफी विशेषताएं, प्रावधान जो हैं हमारे संविधान में शामिल किए हैं। इसी क्रम में सबसे पहले साथियों पर बात करेंगे अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी विशेषता हम लोगों ने ग्रहण की है। तो देखिए, सबसे पहली जो विशेषता है साथियों वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना मैं आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। पिछले भागों में संविधान की प्रस्तावना की हमने विस्तार से चर्चा की है। पूरे 3 वीडियो जो है 50-55 मिनट के, मैंने आपको 3 वीडियो आपके बीच प्रदर्शित किए हैं, और हमने संविधान के प्रस्तावना के हर पक्ष का, हर बिंदु का, हर शब्द का विस्तार से जो है वो उल्लेख किया है। आप निश्चित रूप से देखिए, प्रश्न बाहर से कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए साथियों, संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहली जो ये विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। ये जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अन्य नाम है उद्देशिका। तो आप भली भांति परिचित हैं इस चीज से कि संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वो प्रस्तावना अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। इसमें साथियों हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि संविधान की प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन यदि प्रश्न आ जाए संविधान की भाषा किस देश से ली गई है, तो संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा की अगर बात आ जाए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो उत्तर आएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। आप अच्छी तरह बात को समझिए। हम विशेष रूप से यहां अमेरिका देश से जो विशेषताएं ग्रहण की गई हैं भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने बिंदु लिया है संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें सीधा फैक्ट तो यही है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कौन से देश से ग्रहण की गई है, तो अमेरिका से की गई है। तो प्रस्तावना का अंग्रेजी नाम है प्रीएम्बल, और इसका दूसरा अन्य नाम है उद्देशिका। तो ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अब अगर प्रश्न आ जाए, क्योंकि हम बात प्रस्तावना की कर रहे हैं, तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो कई साथी देखते हैं प्रस्तावना शब्द आ गया, अब चाहे प्रश्न का स्वरूप कैसा भी क्यों ना है, हमें तो शब्द पकड़ना है प्रस्तावना, और वो अमेरिका कर देते हैं। तो ध्यान में रखना, प्रस्तावना जरूर अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। अब देखिए साथियों, इसमें एक बात और भी आती है, प्रस्तावना का प्रारंभ कहां से होता है। आप सभी जानते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत जो शब्द है इसका उल्लेख 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आगे जो भी है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करने, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, जो भी प्रस्तावना है आप पूरी प्रस्तावना को याद कीजिए, आप यही पाएंगे कि ये जो भारत जो शब्द है इसका उल्लेख 2 बार किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय संविधान में हमारे देश भारत की परिभाषा क्या दी गई है, हमारे देश भारत का तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य सीधा सा है, इंडिया दैट इज भारत। संविधान में भारत को क्या कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत। और यदि भारत की परिभाषा पूछी जाए तो भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए साथियों, हम भारत के लोग, यहां से ये प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रस्तावना का जो ये प्रारंभिक जो शब्द है ये आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बताया है, ये लिया गया है यूएनओ के संविधान से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संविधान से हमने ये प्रारंभिक शब्द लिए हैं हम भारत के लोग। लेकिन यूएनओ के द्वारा जो ये शब्द हैं हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ये जो शब्द लिए गए हैं ये लिए गए हैं अमेरिका देश के संविधान से। इसलिए अल्टीमेटली अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि हम भारत के लोग, ये किस देश से ली गई विशेषता है या शब्द है, तो आपको साथियों अमेरिका ही करना है। अगर अमेरिका देश नहीं दे और वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ दे दे तो बात अलग है, तब आप उस स्थिति में यूएनओ कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूएनओ के संविधान से या चार्टर से ही ये शब्द लिए हैं। और यूएनओ ने ये शब्द कहां से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। तो यहां पर हम एक बिंदु और भी ऐड कर सकते हैं, अमेरिका देश के संविधान से एक विशेषता और ऐड कर सकते हैं, प्रस्तावना के प्रारंभिक 4 शब्द हम भारत के लोग, ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये है अपनी प्रस्तावना के संदर्भ में बात। अब देखिए साथियों, इसके बाद में दूसरी जो विशेषता आती है वो आती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं, बात सीधी सी इतनी है। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अब देखिए साथियों, हम इनकी विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं। और अगर हम हर अधिकार की अगर चर्चा करने लग जाएंगे तो जहां तक मैं मेरी बता दूं कि समानता का अधिकार अगर मैं बताना चाहूँ 14 से 18, तो उसके लिए भी 1 घंटा कम पड़ता है। तो सारे मौलिक अधिकारों के बारे में अपना बताने का यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। यहाँ मैं आपको मेन चीज बताना चाह रहा हूँ कि मौलिक अधिकार जो है, जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, ये लिए गए हैं अमेरिका देश के संविधान से। इसके अलावा देखिए साथियों, बेसिक जानकारी यही है कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है, प्रावधान है, ये संविधान के भाग 3 में है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आगे आने वाले वीडियोस में मौलिक अधिकारों की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस चीज से बिल्कुल घबराए नहीं, मौलिक अधिकारों की इस तरह से व्याख्या करेंगे आपके सामने कि कोई भी अनुच्छेद जो है आप मौलिक अधिकारों का नहीं भूलेंगे। और प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से पढ़ाए हुए अध्याय से ही पूछा जाएगा। क्योंकि अगर देखिए साथियों, हम अगर केवल अनुच्छेद को लेकर चलते हैं कि अनुच्छेद 14 में जो है वो विधि के समक्ष समानता दी गई है, 15 में क्या दिया गया, 16 में क्या दिया गया, अवसरों की समानता दी गई है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, तो वो एक शॉर्टकट मेथड है। अगर हम उन अनुच्छेदों की व्याख्या उदाहरणों के साथ करें
किसी प्रासंगिक घटनाक्रम या किसी वाद के साथ करें तो वो हमेशा के लिए हमें याद रह जाता है। तो इस तरह से आपको पूरे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन हुए हैं, जो सूचियां हैं, भाग हैं, सबका हम विस्तार से आगे आने वाले वीडियोस में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल देखते रहिए आप। अब देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है और मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक किया गया है? 12 से लेकर 35 तक। तो यह है इस मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अब देखिए साथियों, तीसरी जो बात अपन करेंगे वो करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। अब देखिए साथियों, बात करेंगे अपन न्यायिक पुनरावलोकन की। सबसे पहले तो साथियों आपको थोड़ी सी जनरल जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। तो इसको बोलते हैं साथियों जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल का मतलब न्यायिक और रिव्यू का मतलब पुनर्वालोकन। जुडिशियल रिव्यू ये विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। देखो साथियों, क्या है इसका तात्पर्य, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तात्पर्य समझने से पहले एक अनुच्छेद की अपन बात करेंगे और मौलिक अधिकारों में भी ये अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 13। अगर मैं आपको ये बात कहूं कि भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये है, तो ये गलत नहीं है। संविधान में वर्णित सभी अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 13 और इस अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख मिलता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बात आती है, तो बिल्कुल मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए साथियों, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका जो है, देश की न्यायपालिका जो है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों को पुनः प्राप्त करा सकती है। किस तरह से? देखिए, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, ये हम 3 माध्यमों से पढ़ते हैं। एक तो संसद है, जनता और न्यायपालिका। देखिए साथियों, इस चित्र के माध्यम से आपको सारी प्रक्रिया का पता चल जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। देखिए, कानून बनाने का जो कार्य है देश में, वो संसद करता है। संसद के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। संसद में 3 शामिल हैं: राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष अंग, लोकसभा प्रथम सदन और राज्यसभा द्वितीय सदन। ये सारी तीनों जो अंग हैं, ये कानून बनाते हैं। अगर मान लीजिए संसद के द्वारा ऐसा कानून बना दिया गया है या ऐसी विधि बना दी गई है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो नागरिक जो हैं वो न्यायपालिका में जाकर याचिका प्रस्तुत करेंगे। जाहिर सी बात है, हमारे मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचेगा संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों से, तो हमारे हितों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। तो जनता जो है, नागरिक जो है, वो कहां जाएंगे? न्यायपालिका में जाएंगे। और न्यायपालिका जो है हमारी याचिका के आधार पर संसद को ये कानून या विधि सरल बनाने के लिए आग्रह करेगी, या इस विधि या कानून में परिवर्तन करने का आग्रह संसद को कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो कानून बना दिया गया था, उसी कानून को एक नया रूप दिया जा रहा है, उसी का वापस जो है रिव्यू हो रहा है, पुनरावलोकन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं साथियों न्यायिक पुनरावलोकन। तो अब स्पष्ट जैसे भाषा में मैं आपको बता दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य यह है
कि ऐसी विधि या कानून जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचाता है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका संसद को संबंधित विधि या कानून में परिवर्तन करने का आग्रह कर सकती है, कानून में परिवर्तन लाने के लिए कह सकती है। तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए साथियों, इसमें मैंने एक शब्द प्रयोग में लिया है विधि। कि ऐसी विधि जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचाती है, तो ऐसी स्थिति में उस विधि में न्यायपालिका संसद से परिवर्तन करवा सकती है। तो विधि का मतलब है साथियों कानून। विधि का तात्पर्य है कानून, मतलब वो कानून जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं, या वो कानून जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हैं, या वो कानून या विधि या नियम जो संसद के अवकाश काल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, वो सभी के सभी जो है वो विधि हैं। तो विधि के अंतर्गत जो आती है चीज वो क्या आती है, विधि के अंतर्गत वे सभी कानून आते हैं जो संसद बनाती है, राज्य विधानमंडल बनाती है, या संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। वे सारे कानून जो है वो विधि कहलाते हैं। और इस विधि शब्द का जो उल्लेख है साथियों, विधि शब्द की जो परिभाषा दी गई है, यह भी अनुच्छेद 13 में दी गई है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो विशेषता है वो अमेरिका देश से ग्रहण की गई है, पहली बात। दूसरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वो 3 स्तंभों के बीच चलती है, संसद, नागरिक और न्यायपालिका। तीसरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया तब तक अस्तित्व में नहीं आएगी जब तक देश के अंदर जो भी विधि बन रही है, कानून बन रही है, वो मौलिक अधिकारों के साथ संगत है। यदि देश में बनने वाले कानून मौलिक अधिकारों के साथ संगत हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। यदि देश में ऐसे कानून या विधि बन रहे हैं जो जिनका मौलिक अधिकारों के साथ संगत नहीं है, या जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, ऐसी स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया अपना सकती है न्यायपालिका। तो यह है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। अब देखो, इसके अगला जो बिंदु है साथियों, वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये देखो, इसकी अपन बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। आपको पता है पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका संसद कानून बनाती है, इस कानून को कार्यपालिका के द्वारा लागू करवाया जाता है, और इन कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है, या व्यक्ति के हितों का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका। तो ये जो विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका मतलब यही है कि न्यायपालिका जो है उस पर कार्यपालिका का कोई कंट्रोल नहीं है। दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, दोनों एक दूसरे से के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका जो है वो पृथक है और उसके नियंत्रण से मुक्त है। ये जो विशेषता ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। आशा है आपको सभी विशेषताएं अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। इस टॉपिक का मेन औचित्य यही है, आप दोबारा देख लीजिए साथियों। अगर आपको ये सारी विशेषताएं ध्यान है तो आपका जो कार्य है, जो मकसद है इस टॉपिक को पढ़ने का, वो पूरा हो रहा है। लेकिन साथ में साथियों जो मैं इनकी व्याख्या बता रहा हूं, ये आप विशेष ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें अगर इन शब्दों का जिक्र आएगा
अगर आपको इनकी बेसिक जानकारी होगी तो वो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो सकेगा। अब देखिए अगली बात आती है संविधान की सर्वोच्चता। तो इस शब्द को तो बताने की आवश्यकता नहीं है विशेष रूप से। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान जो है वो सर्वोच्च है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे ऊंचा जो पद दिया गया है भारतीय संविधान में वो साथियों राष्ट्रपति को दिया गया है, आप सभी जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी यदि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट या महाभियोग लाया जा सकता है। इसकी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रपति पूरा अध्याय मैं आपके बीच प्रदर्शित कर चुका हूं। आप उन सारे अध्यायों को पढ़िए, प्रश्न बाहर से कहीं नहीं जाएगा, सारी चीजें आपके बीच में क्लियर रूप से समझा दी गई हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के नियमों का जो उल्लंघन करेगा वो किसी भी तरह से सजा पाने का हकदार बनेगा। तो ये विशेषता ली गई है अमेरिका के संविधान से। अब देखिए इसके बाद में है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पदनाम। मतलब ये जो पद है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, ये जो पद है वो लिए गए हैं अमेरिका देश के संविधान से। तो देखिए साथियों यहां पर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल पोस्ट की बात कर रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो पद होते हैं, आप सभी जानते हैं। सबसे ऊपर अपन ने पद सोपान में बात की थी। ये भारतीय राज्यव्यवस्था का जो भाग एक था उसमें हमने पद सोपान की बात की थी। सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद में राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पद जो है राष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये पद जो है वो अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अब इन पदों को शक्तियां क्या प्राप्त हैं, प्रशासन में इनकी स्थिति कैसी रहेगी, ये हमने अमेरिका से नहीं ग्रहण किया है। जैसे आ जाए संवैधानिक प्रमुख के रूप में या नाम मात्र के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो साथियों आप अमेरिका नहीं करेंगे, इसका उत्तर आएगा ब्रिटेन। नाम मात्र का है अध्यक्ष, आप सभी जानते हैं, शक्तियां सारी प्राप्त है राष्ट्रपति को, लेकिन क्या उन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह या परामर्श के बिना कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जो है वो मेन पावर है और उनका जो प्रमुख है प्रधानमंत्री, वो अल्टीमेटली जो है वो पूरे देश का वास्तविक प्रशासक है। ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी। तो केवल ये जो पद है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद, ये अमेरिका के देश से ग्रहण किए गए हैं। इनको जो शक्तियां प्राप्त है, क्या इनकी स्थिति है भारतीय राज्य व्यवस्था में, वो स्थिति जो है वो अमेरिका देश से नहीं ली गई है। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह। अगर ये पद हम जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद आप सभी जानते हैं बहुत ही पावरफुल है और वन मैन शो है एकदम, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। तो वहां भी हालांकि महाभियोग लग सकता है, ऐसी बात नहीं है साथियों, लेकिन जो स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है उससे एकदम विपरीत स्थिति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी इस तथ्य से परिचित हैं। तो अगर ये पद आ जाए केवल राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का पद, तो उत्तर आएगा अमेरिका। इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रिटेन तभी करेंगे जब आपसे पूछा जाए नाम मात्र के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का पद किस देश से ग्रहण किया गया है, या संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद किस देश से ग्रहण किया गया है, तो उत्तर आएगा ब्रिटेन। अब देखिए अगली जो बात आएगी वो आती है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल की जो है अपन चर्चा कर चुके हैं। आप राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों वाला जो अध्याय है जो मैंने प्रदर्शित किया है उसकी सामान्य शक्तियां भी बताई है मैंने। कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, और आपातकालीन जो शक्तियां उसको प्राप्त हैं 352, 356 और 360। वो वीडियो आप अच्छी तरह देखिए
आपातकाल से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। राष्ट्रपतियों की शक्तियों से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, अनुच्छेद को लेकर कोई प्रश्न आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आपका प्रश्न गलत होगा। और अगर अनुच्छेदों से संबंधित ऑप्शन भी आ जाए और आपके ध्यान में भी नहीं आए, तो भी अगर आपने वीडियो एक दो बार देख लिया है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा अनुच्छेद इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखिए साथियों, वित्तीय आपातकाल आप सभी जानते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। और वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिका देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है। और आपको अच्छी तरह पता होगा आज तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया जा चुका है। तो वित्तीय आपातकाल साथियों आज तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। इस तथ्य से आप अच्छी तरह परिचित रहिए। राष्ट्रीय आपातकाल ही एक ऐसा आपातकाल है जो 3 बार लागू किया जा चुका है। इसके अलावा 125 से अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है अलग अलग राज्यों में 356 के तहत। अब देखिए इसके बाद में जो बात करेंगे अपन, वो करेंगे विधि के समान संरक्षण। देखिए साथियों, इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स की बहुत, और जाहिर सी बात है जो पढ़ता है उसके कंफ्यूजन होना वाजिब भी है। एक तो साथियों आता है विधि के समान क्षमता। हालांकि हम यहां पर विधि के समान क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विधि के समान संरक्षण की, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो विधि के समान संरक्षण का तात्पर्य क्या है? यह तात्पर्य तो बिल्कुल भी नहीं है कि कानून, विधि का मतलब कानून है, कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी बराबर हैं और कानून किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये इसका तात्पर्य नहीं है। यह तात्पर्य तब होता जब आपसे पूछा जाए विधि के समान क्षमता या समानता। तो विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है? तो देखिए साथियों, सीधा सा तात्पर्य है इसका, राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। तो देखिए साथियों, विधि के समान संरक्षण का सीधा सा तात्पर्य है कि राज्य जो है वो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि हमने एक बात कही कि विधि के समान क्षमता या विधि के समान समानता, इसका क्या तात्पर्य है? विधि के समान, यदि यहां पर क्षमता शब्द आता संरक्षण की जगह, तो विधि के समान क्षमता किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। आपको केवल यही ध्यान में रखना है, विधि के समान क्षमता आ जाए तो आ जाएगा ब्रिटेन, और विधि के समान संरक्षण आ जाए तो आ जाएगा अमेरिका। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। तो देखो, सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या है? विधि के समान क्षमता जो है इस चीज का उल्लेख करता है कि कानून के समान समक्ष जो है वो सभी समान है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। और विधि के समान संरक्षण जो है उसमें ये बात कहता है कि राज्य जो है वो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। राज्य जो है वो अलग अलग लोगों और वर्गों के लिए अलग अलग कानून नियम विधि बना सकता है। कैसे? देखिए साथियों, हमारे देश में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटीज हैं। तो सभी वर्गों के लिए जो है वो राज्य के द्वारा अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं, विधियां निर्धारित की गई हैं। और महिलाओं के लिए अलग नियम हैं, बच्चों के लिए अलग नियम हैं, विकलांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए अलग हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए राज्य जो है वो अलग अलग कानून और नियम बना सकता है। राज्य जो है वो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। तो विधि के समान संरक्षण का अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, परीक्षा में आ जाए, विधि के समान संरक्षण का क्या तात्पर्य है, तो जाहिर सी बात है वहां आपको 3-4 लाइनों का तो उत्तर देगा नहीं, वहां तो आपको सीमित 3-4 शब्दों में उत्तर देना होगा। तो इसका तात्पर्य सीधा सा होता है कि राज्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम या विधि या कानून बना सकता है, यही इसका तात्पर्य है। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अगली जो अपन बात करेंगे वो है
सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियां। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन सी पावर्स शक्तियां प्राप्त हैं, ये जो कंसेप्ट है, अवधारणा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियां, ये कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। लास्ट जो बात आती है साथियों वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, ये महाभियोग लगाए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है ये हमने किस देश से ग्रहण की है? अमेरिका से। तो महाभियोग से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न आ जाए राष्ट्रपति से संबंधित, उत्तर निश्चित रूप से अमेरिका आएगा। अगर प्रश्न आ जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग या इंपीचमेंट के तहत पद से हटाया जा सकता है? तो साथियों आपने भारतीय राज्य व्यवस्था के वीडियो देखे होंगे, राष्ट्रपति से संबंधित समस्त जानकारियां मैंने आप तक पहुंचा दी हैं, आप निश्चित रूप से देखिए। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इसकी सारी जो इसके संबंध में जितने भी प्रश्न मिलते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 61 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की तो इसमें आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। कौन से देश से महाभियोग प्रक्रिया ली गई है? तो वो अमेरिका से ली गई है। किस वजह से महाभियोग लग सकता है? तो इसका सीधा सा कारण है यदि राष्ट्रपति संवैधानिक नियमों की पालना सही ढंग से नहीं करता है तो उसे महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है। कौन सा सदन महाभियोग लाता है? तो कोई भी सदन ला सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को लगे कि इस तरह से राष्ट्रपति नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो राज्यसभा ला सकता है। लोकसभा के सदस्यों को अगर पहले लगे तो लोकसभा ला सकता है। तो कोई भी सदन ला सकता है महाभियोग। कितने सदस्यों का प्रारंभिक हस्ताक्षर आवश्यक है? तो 1/4 सदस्यों का प्रारंभिक हस्ताक्षर आवश्यक है। सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग से संबंधित सूचना उस सदन के द्वारा कितने दिन के भीतर दी जानी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व उसको सूचना मिलनी चाहिए। पहला सदन जो है वो कितने बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा तो दूसरे सदन में जाएगा, तो 2/3 बहुमत से पारित करेगा तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन जो विपरीत सदन होता है उसमें राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा। राष्ट्रपति यदि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखना चाहे तो वो रख सकता है। ये विशेष जो है अधिकार है राष्ट्रपति को, अन्य किसी नागरिक को नहीं है। ये प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है कि अगर वो खुद अपना पक्ष रखने नहीं जाए तो किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना पक्ष रखवा सकता है। और दूसरा जो सदन है वो पर्याप्त जांच के पश्चात यदि 2/3 बहुमत से ये निष्कर्ष निकालता है कि राष्ट्रपति जो है उसके विरुद्ध जो महाभियोग का कारण है वो वाजिब है, स्पष्ट है, तो जिस तिथि से वो निर्णय प्रभावी होगा वो सदन ये सामान्य बहुमत पारित कर देगा 2/3 बहुमत से कि राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जाना चाहिए। उसकी घोषणा के साथ ही स्वतः ही राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। तो आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत नहीं हटाया गया है। केवल एक ही राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, जिनको 1986 में भारतीय डाक विधेयक के तहत जो है उन पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन वो प्रथम सदन के द्वारा ही निरस्त कर दिया गया, दूसरे सदन तक बात पहुंची नहीं। तो एक राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया गया है ज्ञानी जैल सिंह के विरुद्ध, और किसी को भी इसके तहत आज तक हटाया नहीं गया है। तो साथियों ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे थे आज इस वीडियो में, और हमने सारी की सारी चर्चा कर ली है। इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो बार बार परीक्षाओं में आती हैं, एक तो देखो संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, प्रश्न आता है। एक मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है, एक प्रश्न आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है। ये चार तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आई बार परीक्षाओं में आते हैं। इसके अलावा ये सारी विशेषताएं आप ध्यान में रखिए। न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पदनाम, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, विधि के समान संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियां, ये सारे के सारे जो विषय हैं हमने अमेरिका देश से ग्रहण किए हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको ये लगता है कि आज का जो ये वीडियो है आपके ज्ञान में वृद्धि करा है, इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की है और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है साथियों, तो निश्चित रूप से जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोहन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर
किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन जो है उसको दबाएं, ताकि मेरे द्वारा जारी किए जाने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।